हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सिमरन कौर एंड आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का न्यू चैप्टर दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वीडियो मैंने लास्ट डाली थी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका वो है सोशलिज्म इन यूरोप। मैं पहले ही बता दूँ, इसको मोस्ट टफेस्ट चैप्टर कहा जाता है कि बहुत टफ चैप्टर है ये और इसको लर्न करना, इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। पर हम इसे वन शॉट में कंप्लीट करेंगे और बहुत इजी वे में मैं आपको ये चैप्टर समझाऊंगी, जस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। आपको बस एक चीज़ करनी है, यू हैव टू कोऑपरेट विद मी, यू हैव टू मेक नोट्स अलॉन्ग विद मी। मतलब मैं जो भी यहाँ पर पढ़ाऊँगी आपको मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चले जाना है, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आप भूल जाओगे चैप्टर की मैंने पीछे क्या पढ़ा था। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इस वीडियो को आधा देखो, उतना पार्ट लर्न करो, उतना पोर्शन समझो, फिर उसके बाद आप आगे देखो। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था बेसिकली? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बेसिकली ये हुआ था कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी ना, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड थी। एक था क्लर्जी, एक थे हमारे नोबल्स, नोबिलिटी, और एक थी हमारी थर्ड लेवल पर वर्किंग क्लास। तो जो हमारे क्लर्जी और नोबिलिटी थे ना, इनके पास सारे प्रिविलेजेस थे। प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है? इनके पास सारे फायदे थे। जो भी टैक्स होता था वो वर्किंग क्लास को पे करना है, और सारा का सारा टैक्स किसको पे करते थे? ये क्लर्जी को और नोबिलिटी को। क्लर्जी को टिथ नाम का टैक्स देते थे, नोबल्स को ट्रेल नाम का टैक्स देते थे, और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हुआ करते थे। तो सारा बर्डन इस वर्किंग क्लास पर पड़ गया था। तो वर्किंग क्लास ने एक रिवोल्ट कर दिया इन दोनों के अगेंस्ट, और वर्किंग क्लास के माइंड में ना ये आया कि हमारे पास लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है, इक्वालिटी होनी चाहिए, सब लोग इक्वली ट्रीट करने चाहिए, है ना। एक चेंज आना चाहिए सोसाइटी में। क्या होता है सोसाइटीज़ में, मतलब पूरे यूरोप की सोसाइटी में होता था कि एक किंग होगा, किंग के अंडर सारे लोग रहेंगे। तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो लोगों ने पहली बार ऐसा हुआ था कि इसके अगेंस्ट अपनी वॉइस रेस की, अपनी आवाज़ उठाई और बोला कि हमें ये किंग वाला सिस्टम नहीं चाहिए। हम लोग जो हैं, हम सबको इक्वल पावर चाहिए, हम सब अपने लीडर को खुद चूज़ करें। ऐसे ऐसे आइडियाज़ जो थे वो फ्रांस में आए। अब फ्रांस जो है वो यूरोप की एक कंट्री है, तो फ्रांस से ये आइडियाज़ पूरे यूरोप में फैलने लगे। अब जब कोई आइडिया कहीं फैलता है, सपोज इंडिया में कोई चीज़ हुई तो उसका आइडिया पाकिस्तान में भी जाएगा, म्यांमार में भी जाएगा, बांग्लादेश में भी जाएगा कि इंडिया में ये चेंज आया है, हमें भी लेकर आना चाहिए, है ना। तो लोगों के माइंड में ये चीज़ें आती हैं। कहीं किसी भी कंट्री में कुछ अच्छा होता है तो हर कंट्री में वो चीज़ फैलती है, कुछ बुरा भी होता है तो हर कंट्री में उसके आइडियाज़ फैलते हैं। अब लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। अगर कोई सपोज कोई गवर्नमेंट ने लॉ पास किया तो मेरा ओपिनियन उसके लिए अलग होगा, आपका ओपिनियन उसके लिए अलग हो सकता है, आपके फ्रेंड का ओपिनियन उसके लिए अलग हो सकता है। तो ऐसे ही यूरोप में हुआ। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बाद यूरोप की सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। नंबर 1 थे लिबरल्स, सेकेंड नंबर पे थे हमारे रेडिकल्स, और थर्ड ग्रुप ऑफ पीपल था कंजर्वेटिव्स। अब 3 कैटेगरी में लोग जो थे, यूरोप की जो सोसाइटी थी वो डिवाइड हो गई। तो इन हाउ मेनी कैटेगरीज यूरोपियन सोसाइटी डिवाइडेड आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? यूरोपियन सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सबसे पहली कैटेगरी थी हमारी लिबरल्स की। अब ये लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स वो लोग थे जो चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज आए, ठीक है। सो दे वांटेड अ चेंज इन द सोसाइटी। ये एक ऐसा नेशन चाहते थे विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स, एक ऐसा देश जहाँ पर सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट हो। तो होता क्या था, मतलब जैसे हमारे भी होता है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, जैन्स, हम सब में डिफरेंसेस आ जाते हैं कई बार, है ना। पर इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पर सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट मिलती है। उसी तरीके से यूरोप में ना अलग अलग कैटेगरीज में लोग डिवाइडेड थे, यानी क्रिश्चियंस के भी अलग अलग चर्चेस थे। एक प्रोटेस्टेंट्स हुआ करते थे और एक कैथोलिक हुआ करते थे। तो ऐसे करके क्रिश्चियंस भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड थे। तो लिबरल्स कहते थे कि हम एक ऐसा देश चाहते हैं, हम एक ऐसी कंट्री चाहते हैं, एक ऐसा यूरोप चाहते हैं जहाँ पर सारे रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये कहते थे कि अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स जो है, डायनेस्टिक रूलर्स कौन होते हैं? जैसे एक राजा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे डायनेस्टीज चलती जाती है ना। तो ये जो डायनेस्टिक रूलर होते हैं ना, इनकी पावर अनकंट्रोल्ड है, मतलब ये अपने हिसाब से कोई भी रूल लगा देते हैं, कोई भी लॉ लेकर आ जाते हैं, लोगों को अपने हिसाब से चलाते हैं,
है ना। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी में अपने लीडर को खुद चूज करते हैं और लीडर हमेशा एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके हिसाब से ही डिसीजन ले सकता है। यहाँ पर रूलर अपने हिसाब से चलते थे, तो लिबरल्स कहते थे कि हम इन डायनेस्टिक रूलर्स की अनकंट्रोल्ड पावर के अगेंस्ट हैं। ये चाहते थे कि एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आए, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट आए जहाँ पर लोग अपने लीडर को खुद चूज करें और एक पार्लियामेंट हो। पार्लियामेंट क्यों? पार्लियामेंट में डिसीजंस लिए जाते हैं ना, जैसे हमारा पार्लियामेंट है, वैसे ही एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर एक पार्लियामेंट हो, डिसीजंस वहाँ पर लिए जाएं और वो जो गवर्नमेंट है रिप्रेजेंटेटिव्स को हम खुद चूज करें। ओके, इलेक्शंस के बेसिस पर होना चाहिए। बट ये तो फिर तुम कहोगे कि यार ये तो डेमोक्रेसी को फॉलो करते, तो ये डेमोक्रेट्स होंगे। नो, दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। ये लोग कहते थे कि ये सब चीज़ें तो आनी चाहिए, पर जो इलेक्शन होंगे या कोई भी चीज़ होगी वो सिर्फ वही, मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है। तो इनका मानना ये था कि सिर्फ अमीर लोग जो हैं वो जाकर वोट देंगे। तो आपने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में आप 7th क्लास से पढ़ रहे हो। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है कि जितने भी एडल्ट्स हैं वो सारे के सारे लोग वोट दे सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल सफरेज, यूनिवर्सल वोट पर बिलीव नहीं करते थे। ये बिलीव करते थे कि सिर्फ प्रॉपर्टी वाले लोग जो हैं, प्रॉपर्टी वाले मैन, ओनली मैन, विमेन के वोटिंग राइट्स पर इनका कोई मतलब नहीं था। ये कहते थे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं होनी चाहिए। पूरी तरीके से ये डेमोक्रेट्स नहीं थे, क्योंकि ये सिर्फ मैन जिनके पास प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ उनकी राइट्स में बिलीव करते थे। ये कहते थे कि रूलर तो नहीं होना चाहिए, देखो रूलर अपने हिसाब से कोई भी रूल इस्टेब्लिश कर देता है, सब धर्मों को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, पर जो गवर्नमेंट बनेगी ना उसमें सारे प्रॉपर्टी वाले लोग होंगे और जो वोट देंगे वो भी सारे प्रॉपर्टी वाले होंगे। सेकेंड नंबर पे आते हैं रेडिकल्स। ये रेडिकल्स जो थे ये लिबरल से भी ज़्यादा अच्छे थे। इनका मानना था रिलीजन्स को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ये किंग वगैरह हटा दो, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, पर ये कहते थे यूनिवर्सल सफरेज हो। यूनिवर्सल सफरेज मतलब, सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, तो सबके पास राइट टू वोट होनी चाहिए, वो विमेन हैं या प्रॉपर्टी वाले हैं या नहीं है, सबके पास राइट टू वोट होनी चाहिए। ओके, और ये ना प्राइवेट प्रॉपर्टी को ना, सारी जो भी परेशानियाँ उस टाइम पे हो रही थी प्राइवेट प्रॉपर्टी के बहुत अगेंस्ट थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब कि किसी इंसान ने पैसा लगाकर एक बड़ी सी प्रॉपर्टी खरीदी, आपके घर हो गए, इन सब के अगेंस्ट थे। कहते थे कि सारी प्रॉपर्टी देश के हाथ में होनी चाहिए, नेशन की होनी चाहिए, और जो जितनी मेहनत करेगा उसके हिसाब से उसे पैसा मिले। ये मैं समझाऊंगी पूरा प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्या कंसेप्ट है, ये हम सोशलिज्म वाले टॉपिक में समझेंगे। फिर इसके बाद आते हैं कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स थे वो लोग जो काफ़ी पुरानी सोच रखते थे, ये किंग को फेवर करते थे। जैसे अगर आप कोई भी चेंज आता है सोसाइटी में, तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए उसे एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एकदम नए चेंज को देखना उनके लिए मुश्किल है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट इतनी ईजीली नहीं कर पाते। तो यही है कि यहाँ पर जो एक ऐसा सेक्शन था जो कि किंग को फेवर करता था, वो कहता था कि पहले तो ये कहते थे कि बिल्कुल चेंज नहीं आना चाहिए, जैसे किंग है हमारे पास्ट में, हमारे पूर्वजों ने लिखा है भाई किंग वगैरह ऐसा सिस्टम होना चाहिए, तो यही रखो। फिर धीरे धीरे इन्हें पता लगा कि चेंज जो है ना वो इनएविटेबल है, भाई चेंज तो आएगा, चेंज को हम नहीं रोक सकते। पर इनका मानना ये था कि चेंज एक ग्रेजुअल प्रोसेस की तरह आए, बहुत धीरे धीरे आए, ऐसा नहीं कि तुम एकदम रिवोल्यूशन कर दो और जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था बिल्कुल अटैक कर दो, एकदम से अगले दिन चेंज आ जाए। ये कहते थे कि थोड़ा धीरे धीरे आना चाहिए चेंज। तो ऐसे करके 3 कैटेगरीज में लोग जो थे वो डिवाइड हो गए। अब इसके बाद यूरोप में एक सिचुएशन तो आपको समझ आ गई कि लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड थे। नेक्स्ट चीज जो यूरोप में हो रही थी उस टाइम पर वो था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मतलब ये था कि लोग पहले एग्रीकल्चर करते थे, पर यूरोप में लोग एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर कहाँ आ रहे थे, इंडस्ट्रीज की तरफ आ रहे थे। तो कॉटन की, जूट की, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ऐसे करके अलग अलग इंडस्ट्री सेटअप होने लग गई। इंडस्ट्री सेटअप होने से क्या हुआ, मेन, विमेन एंड इवन चिल्ड्रन, ये सब लोग जो थे फैक्ट्रीज में जाकर काम करने लगे। तो ये सारे लोग फैक्ट्रीज में जाकर काम कर रहे थे। जो लोग रूरल एरियाज में रहते थे, गांव वगैरह में रहते थे, वो सिटीज़ में जाकर काम ढूंढने के लिए रहने लग गए और वो सिटीज़ में जाकर इंडस्ट्रीज़ में काम किया करते थे। पर अब सिटीज़ जो थी वो इतनी डेवलप तो नहीं थी उस टाइम पर। सिटी, शहर काफ़ी ज़्यादा महंगी चीज़ थी उन लोगों के लिए, है ना। तो वो कहाँ रहते थे, बहुत गंदे क्वार्टर्स में, गंदे एरियाज़ में रहते थे, जहाँ पर हाउसिंग फैसिलिटी, घर नहीं होता था, ना ही सैनिटेशन फैसिलिटी, साफ़ सफाई भी नहीं होती थी।
कूड़े वगैरह ऐसी जगहों पे वो लोग रहते थे। तो हाउसिंग सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं थी, मेन वेमेन चिल्ड्रन सारे इंडस्ट्रीज़ में जाकर काम कर रहे थे। तो अब क्या होता था, इंडस्ट्रीज़ में भी दिक्कत ये थी कि वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा घंटे उन्हें काम करना पड़ता था, वेजेस बहुत लो थे, और जहाँ पर वो काम करते थे जो उनकी वर्किंग कंडीशंस थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मतलब ढंग से वो कर ही नहीं सकते, बहुत ही गंदी कंडीशंस में उन्हें काम करना पड़ता था। ना ही उस इंडस्ट्री में वॉशरूम हुआ करता था, ना ही कोई और फैसिलिटी होती थी। अब ऐसे करते करते ना लिबरल्स की तरफ वर्कर्स जो थे वो लिबरल्स और रेडिकल्स के पास गए कि हमारी सिचुएशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो आप इसे इम्प्रूव करो। पर लिबरल्स और रेडिकल्स भी क्या करते, लिबरल्स और रेडिकल्स अपने आइडियाज़ तो लेकर आए, बट देखो होता क्या है, सपोज मैं एक फैक्ट्री की ओनर हूँ और मैंने आप सब लोगों को काम पे रख लिया, जो भी प्रॉफिट आएगा चाहे 1 लाख का है, 10 लाख का है, 1 करोड़ का है, सारा प्रॉफिट मैं रखूंगी। मैं तुमको क्या दूंगी, थोड़े थोड़े वेजेस, 20 रुपये एक दिन के, 40 रुपये एक दिन के, ये चलता था। ये सिस्टम होता था प्राइवेट प्रॉपर्टी का कि भाई प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है। और वर्कर्स को लगता था, लिबरल्स और रेडिकल्स ने भी खैर ये बात कही थी कि वर्कर्स जो हैं ये सब लोग काम कर रहे हैं, सारा का सारा ये मेहनत कर रहे हैं, ये इस बिल्डिंग को प्रोडक्टिव बना रहे हैं। अगर वर्कर्स नहीं होंगे तो कहाँ से प्रॉफिट कमाएगा, मैं कहाँ से प्रॉफिट कमाऊंगी अगर तुम लोग काम नहीं करोगे तो, है ना। तो वर्कर्स की तो ज़रूरत है ही कि वर्कर्स के बिना कोई इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। वर्कर्स आर द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ अ इंडस्ट्री। बट लिबरल्स और रेडिकल्स ने यही चीज़ सामने रखी कि यार ये लोग काम कर रहे हैं सारा का सारा, और सारा प्रॉफिट जो है वो एक बस तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, इसका बेनिफिट है तुम्हारे पास कि सारा प्रॉफिट तुम लेकर जाओगे। और ये अभी भी होता है, लोगों की जिसके पास प्रॉपर्टी है उस पर वो अगर रेंट पे भी चढ़ा दे तो सारा प्रॉफिट कमा लेता है। तो यहाँ पर ये दिक्कत आ रही थी। तो इसी दिक्कत की वजह से यूरोप में आया सोशलिज्म। तो चैप्टर का नाम क्या है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो अब हम पहले सोशलिज्म इन यूरोप को समझेंगे। मैंने आपको पहले क्या बताया, लोग 3 कैटेगरी में बटे हुए थे, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। सेकेंड चीज़ मैंने आपको बताया कि यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था, कि इंडस्ट्रीज सेटअप होने लग गई। इंडस्ट्रीज से क्या हुआ, सारे वर्कर्स इंडस्ट्रीज में जाकर काम कर रहे थे। अब जब वर्कर्स इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे तो उनकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, और जब उनकी सिचुएशन ख़राब हो गई तो लोगों को पता लगा कि इस प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से ही ये दिक्कतें आ रही हैं। तो लोग जो थे ना उस टाइम पर 2 तरीके से डिवाइड हो चुके थे, एक थे कैपिटलिस्ट और एक थे सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वो लोग थे जो सोशलिज्म पे बिलीव करते थे, और कैपिटलिस्ट कौन थे, कैपिटलिस्ट वही जो मैंने अभी आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट समझाया। कैपिटल का मतलब क्या होता है, कॉमर्स जो लेंगे उन्हें तो पता होना चाहिए, कैपिटल का मतलब होता है पैसा। ये तुमने अभी अपने विलेज पालमपुर वाले में भी पढ़ा है, ठीक है। कैपिटल का मतलब क्या है, पैसा। तो अब क्या हुआ, मेरे पास सपोज बहुत सारा पैसा है, मैंने एक बड़ी सी बिल्डिंग खरीदी, वहाँ पर मैंने एक फैक्ट्री इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करवा दी। अब इस इंडस्ट्री में वर्कर्स आकर काम कर रहे हैं। मेरे पास ये फ़ायदा था कि मैं जब पैदा हुई मेरे पास पैसा था, मेरे फादर के पास बहुत सारा पैसा था, हमने इंडस्ट्री सेटअप कर दी। अब क्या हुआ, वर्कर्स इसमें आकर काम कर रहे हैं, सारा प्रॉफिट कौन कमा रहा है, सिर्फ कैपिटलिस्ट कमा रहा है, सारा का सारा प्रॉफिट ही कैपिटलिस्ट कमा रहा है, ही इज़ द किंग। और जो वर्कर्स बेचारे हैं, इन वर्कर्स के पास कुछ नहीं बचा, ये सिर्फ देख रहे हैं उसकी शक्ल, ठीक है। ये वर्कर्स मेहनत कर रहे हैं, सारा दिन काम करते हैं, इन्हें वेजेस भी ढंग से नहीं मिलते, इनको रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती, इनकी वर्किंग कंडीशंस भी खराब है, और सारा प्रॉफिट कौन लेकर जा रहा है, कैपिटलिस्ट। तो ये यहाँ पर किंग है, समझ गए। किंग मतलब कि मेरे पास सारी पावर है, मैं सुप्रीम हूँ। सोशलिस्ट कौन होते हैं, सोशलिज्म का मतलब होता है कि सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट ने कहा ये इंडस्ट्री है भाई, इस इंडस्ट्री में आकर काम करो, और जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो ये सारे दोस्त गए, ये सारे वर्कर्स ने वहाँ पर जाकर काम किया, अब प्रॉफिट जितना भी आया उसको डिवाइड कर दिया। अगर 5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ तो 1 लाख रुपीज़ इन सबको मिल गए। ये बन गए ना यहाँ पर किंग, इनके पास पावर आ गई। तो ये चीज़ थी सोशलिज्म। इस प्रोसेस को, इस कंसेप्ट को कहते हैं सोशलिज्म। तो सोशलिज्म की डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछे तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, इज अ प्रोसेस in which individuals pool their resources
एंड डिवाइड प्रॉफिट अकॉर्डिंगली। कि इंडिविजुअल जो है अपने रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज में उनकी मेहनत भी हो सकती है, थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर उन्होंने एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करी, तो कुछ भी हो सकता है। तो अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं और प्रॉफिट को उसी रेशो में बांट लेते हैं, जिसने जितनी ज़्यादा मेहनत की उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। और कैपिटलिज्म क्या होता है? Capitalism is a process in which there is one individual, he has the private property, workers work in his factory and all the profit goes to the individual who has the private property. सारा profit उस individual के पास जाता है जिसके पास private property है। तो सोशलिस्ट कहते थे कि अभी सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है ना, वो इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के कंसेप्ट से आ रही है, क्योंकि अब मैं हूँ, मैं सिर्फ अपने पर्सनल गेन पर फोकस करूँगी, मैं सिर्फ अपने फ़ायदे का ध्यान रखूँगी ना यार, कि मेरा फ़ायदा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मैं कमाऊँ, मैं मार्केट में सबसे टॉप पे चली जाऊँ। उसके लिए मैं चाहे वर्कर्स को कम सैलरी भी दूँ, है ना, वर्कर्स के साथ वर्कर्स से जितना हो सकता है उतना काम करवाऊँ। पर सोशलिज्म में क्या है, गवर्नमेंट ने लोगों को कहते हैं कि देखो जितना काम करोगे उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। तो कुछ लोग ज़्यादा भी करते हैं, कुछ लोग कम भी करते हैं, और प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाते हैं वो लोग, ठीक है। अब इसके बाद बहुत सारे लोग सामने आए थे। एक था आपका रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन जो था हमारा, उसने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप की थी, ठीक है, और उसने कोऑपरेटिव कम्युनिटी का नाम क्या था? न्यू हार्मनी। और ये कहाँ पर इसने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी सेटअप की थी? इंडियाना यूएसए। इंडियाना यूएसए में उसने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी सेटअप की थी, और इस कोऑपरेटिव कम्युनिटी का नाम क्या था? न्यू हार्मनी। अब ये रॉबर्ट ओवन है कौन? रॉबर्ट ओवन एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था, और इसने कोऑपरेटिव कम्युनिटी क्यों सेटअप करी? कोऑपरेटिव्स वही होते हैं जो सोशलिज्म का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया ना, इसी को ही कोऑपरेटिव्स कहते हैं, कि सब लोग मिलकर पैसे वगैरह इकट्ठे करेंगे, मिलके मेहनत करेंगे और मिलके प्रॉफिट कमाएंगे। तो ऐसे करके उसने सोचा कि मैं भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाता हूँ, मैं ही इनिशिएटिव लेता हूँ। तो उसने ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, वहाँ पर लोगों ने एक साथ पैसे इकट्ठे करे और एक साथ काम करना शुरू किया, और प्रॉफिट को उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिवाइड भी कर लिया, ठीक है। तो उसने पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी रॉबर्ट ओवन ने ही सेटअप की थी। इसके बाद एक और पर्सन सामने आता है जिसका नाम था लुइस ब्लैंक। लुइस ब्लैंक कहता है कि यार तुमने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप कर दी, पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से थोड़ी कुछ होगा, गवर्नमेंट को हमारी हेल्प करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप करनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करेगी ना, तो आप 1 या 2 या 10 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट को हमारी हेल्प करनी चाहिए। थर्ड नंबर पर कौन आता है? कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स जो था हमारा, इसके साथ एक दूसरा पर्सन भी था, फ्रेडरिक एंगल्स। इसके साथ हमारा एक दूसरा पर्सन भी था, फ्रेडरिक एंजल्स। तो ये फ्रेडरिक एंजल्स और जो हमारे कार्ल मार्क्स थे, इन दोनों ने कहा कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है अब हमारी, और कैपिटलिस्ट में क्या होता है, जिसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सारा प्रॉफिट कमा देता है। तो हमें कम्युनिस्ट सोसाइटी कह लो, सोशलिस्ट सोसाइटी ले लो, या कोऑपरेटिव सोसाइटी कह लो, वो एक ही बात होती है। तो हमें वो सेटअप करनी चाहिए। तो इसने भी वही बातें कही जो मैंने आपको समझाई थी। लुइस ब्लैंक ने कहा कि गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए, गवर्नमेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता। और रॉबर्ट ओवन ने क्या किया? रॉबर्ट ओवन ने तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप भी कर दी इंडियाना यूएसए में, जिसका नाम क्या था? न्यू हार्मनी। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद सोशलिज्म को लाने के लिए कहीं पर, मतलब हर जगह अलग अलग एफर्ट्स हुए थे। ब्रिटेन में एक लेबर पार्टी इस्टेब्लिश हुई थी, फ्रांस में एक सोशलिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश हुई थी, जैसे अलग अलग पार्टी होती है ना, बीजेपी पार्टी, वैसे ही अलग अलग पार्टीज इस्टेब्लिश हुई थी, और इन्होंने कहा था कि हम सोशलिज्म को लेकर आएंगे। एक और पार्टी थी जर्मनी में जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसको लिखते SPD हैं, और इसका नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये जर्मनी में आई थी। इसने क्या कहा था जर्मन के लोगों को, सोशलिस्ट को, कि यार हम एक काम करेंगे, जैसे ही हमारी पार्टी जीतती है ना, हम सोशलिज्म को लेकर आएंगे, तो आप हमारी पार्टी को ही वोट देना। तो ऐसे करके अलग अलग पार्टीज अलग अलग यूरोप के एरियाज में इस्टेब्लिश हुई, पर 1914 तक कोई भी ऐसा प्रॉपर चेंज हमें सोशलिज्म के बारे में नहीं देखने को मिला। सिर्फ थोड़ा बहुत रिवोल्यूशन हुआ था अभी तक,
और सोशलिज्म का आइडिया सरफेस हुआ था, लोगों को पता लगा था कि एग्जैक्टली सोशलिज्म होता क्या है। तो यहाँ तक आपके चैप्टर का फर्स्ट पार्ट फिनिश हो चुका है। ठीक है, इसके नोट्स बनाओ, साथ साथ इसे अच्छे से समझो कि हमने क्या पढ़ा। और आपकी जो बुक है इसमें रशियन रिवॉल्यूशन सेकेंड टॉपिक जो है शुरू हो रहा है। तो रशियन रिवॉल्यूशन से पहले वाला पूरा टॉपिक आप लोगों को याद रखना है। अब हम आएंगे रशियन रिवॉल्यूशन पे। रशियन रिवॉल्यूशन शुरू होता है 1914 तक। हम देखते हैं कि रशिया का एम्पायर कैसा था। तो रशिया का किंग था जिसका नाम था जार निकोलस सेकेंड, याद रखना है। इसकी वाइफ का नाम भी याद रख लो, जरीना अलेक्सेंड्रिया। और इसकी जो वाइफ थी ना, ये जर्मन थी। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, ये याद रखना, अभी ये स्टोरी में काम आएगा हमारी। इसके बाद यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर वैसे तो कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट ये लोग भी थे। एक और रिलीजन था यहाँ पर जिसका नाम था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। तो ये वाला रिलीजन भी यहाँ पर था। तो ये हमें रशिया के बारे में थोड़ा पता लगा है कि इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, इसके एम्पायर का एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, समझ लो। ठीक है, अब यहाँ पर सोसाइटी कैसी थी, यहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, ये भी हम समझते हैं। तो रशिया की पूरी पॉपुलेशन में से 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। एग्रीकल्चर का मतलब समझते हो कि सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है। यहाँ पर अभी इतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं आई हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें बाकी कंट्रीज़ की इसी के कंपैरिजन में, तो फ्रांस में सिर्फ 40% लोग थे और जर्मनी में सिर्फ 50% लोग थे जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। और फ्रांस और जर्मनी में तब तक इंडस्ट्रीज आनी शुरू हो गई थी। बट एग्रीकल्चर कितना था, 85% था रशिया में। यहाँ पर फ्रांस और जर्मनी में सिर्फ 40 to 50%। तो यानी फ्रांस और जर्मनी में इंडस्ट्रीज आनी शुरू हो गई हैं। एग्रीकल्चर अभी रशिया में ही चल रहा, रशिया में इतनी इंडस्ट्रीज नहीं आई हैं, तो रशिया अभी इनसे थोड़ा सा पीछे है। बट अगर हम देखें तो रशिया सबसे ज़्यादा ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करता था उस टाइम पर। तो मतलब एग्रीकल्चर में भी हम काफ़ी प्रॉफिट कमा रहे थे। तो ग्रेन्स एक्सपोर्ट करता था रशिया सबसे ज़्यादा। अब रशिया की अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो दो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज जो थे, इंडस्ट्रियल एरिया कौन से होते हैं, ऐसा ये जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ही इंडस्ट्रीज़ आपको दिखें। तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज हमारे कौन कौन से थे, सेंट पीटर्सबर्ग और दूसरा था मॉस्को। तो अगर पूछा जाए नेम टू प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ रशिया, तो आप बताओगे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को दो सबसे प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज थे रशिया के। ठीक है, अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पर इस्टेब्लिश होने लग गई। धीरे धीरे रशिया में भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आना शुरू हो गया। रशिया की रेलवेज एक्सपैंड होने लग गई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई। रेलवेज एक्सपैंड हुई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब बाहर की कंट्रीज़ के लोग, रशिया की बाहर की कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर पैसा लगाकर इंडस्ट्री सेटअप कर रहे थे। तो इन दोनों के बढ़ने से रशिया में भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया। रशिया में कोल का प्रोडक्शन डबल हो गया और आयरन और स्टील का प्रोडक्शन जो था वो क्वाड्रपल हो गया। क्वाड्रपल का मतलब क्या होता है, 4 टाइम्स बढ़ गया। कोल का प्रोडक्शन 2 टाइम्स बढ़ा, आयरन स्टील का प्रोडक्शन 4 टाइम्स बढ़ा। ठीक है, ऐसे करते करते काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ जो थी वो यहाँ पर सेटअप होने लग गई। और दो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, ये याद रखना है आपको। ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, उनको तो बिल्कुल एग्जैक्टली याद रख लो प्लीज़। ओके, अब सेंट पीटर्सबर्ग का नेम ना चेंज होकर पेट्रोग्राड हो गया था। ये मैं बताऊँगी क्यों हुआ था। अभी इतना समझो कि सेंट पीटर्सबर्ग का नेम चेंज होकर पेट्रोग्राड रख दिया था। बाद में कब रखा था, वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। अब इतना मैं बाद में समझाऊंगी कि क्यों ऐसा हुआ। अब यहाँ देखो, वर्कर्स जो थे वैसे तो लगा दिया कि इतने घंटे से ज़्यादा आपको काम नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट ने बोला था, बट स्टिल फैक्ट्रीज़ में 10 से 12 घंटे उनसे काम करवाया जाता था और छोटी छोटी वर्कशॉप्स में तो उनसे 15 घंटे काम करवाया जाता था। लोगों को बिल्कुल अपने विलेजेस से, एक तो वो दूर रहते थे और मतलब बहुत ही गंदी कंडीशन में रखते थे, जिस वजह से वर्कर्स ने ना स्ट्राइक्स भी कर दी थी। 1896 से 97 के बीच में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जैसे कॉटन जूट होता है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वर्कर्स ने स्ट्राइक्स पे बैठ गए थे। और 1902 में मेटल इंडस्ट्री के वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक्स पे बैठ गए। यहाँ पर वर्कर्स जो थे ना
वो एक दूसरे से चिढ़ते रहते थे। मतलब कि डॉक वर्कर्स होते थे वो कहते थे हम तुमसे ज़्यादा बेटर हैं, मेटल फैक्ट्री में जो मेटल वर्कर्स होते थे वो कहते थे हम तुमसे ज़्यादा बेटर हैं। तो ऐसे इनकी आधी लड़ाई चलती थी। और ये याद रखना कि इंडस्ट्रीज़ में 31% विमेन काम करती थी, यानी जितनी भी इंडस्ट्री थी, जितने भी वर्कर्स थे, उसमें से 31% विमेन भी हुआ करती थी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है तुम्हारा, पीजेंट्स। ये तो आपने वर्कर्स की कंडीशन समझी। वर्कर्स कौन होते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं। पीजेंट्स कौन होते हैं, किसान लोग। ये तो आपने वर्कर्स की कंडीशन समझी अभी तक कि वर्कर्स 10 से 12 घंटे फैक्ट्री में, वर्कशॉप्स में 15-15 घंटे काम करते थे, वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे, वर्किंग कंडीशंस ख़राब थी, वेजेस बहुत लो थे, और वर्कर्स जो थे स्ट्राइक्स पे बैठ जाया करते थे, क्योंकि ये लोग बेसिकली किसकी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट लोगों की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अब इसके बाद हमारे आते हैं पीजेंट्स। पीजेंट्स क्या करते थे, जैसे सपोज ये एक पीजेंट है, ये दूसरे पीजेंट का लैंड है, ये तीसरे पीजेंट का लैंड है, ये चौथे पीजेंट का लैंड है, ये सारे के सारे पीजेंट्स अपना लैंड एक साथ मिला लिया करते थे। मिलाने का मतलब इकट्ठा लैंड को इकट्ठा कर लिया करते थे कि हम सबका लैंड एक साथ कर लेते हैं। फिर एक मीर होता था या फिर एक कम्यून हुआ करता था। ये कम्यून या मीर क्या करता था, ये लैंड को डिवाइड कर देता था फैमिली की नीड्स के अकॉर्डिंग। जैसे इतना, मतलब जैसे गाँव में टोटल ज़मीन जो है हर एक के पास, किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 4 एकड़ ज़मीन है, तो सब ने अपने लैंड को इकट्ठा कर लिया। मतलब मूव नहीं कर सकते पर इकट्ठा मान के चला कि भाई टोटल जो है इस गांव में हमारे पास 50 एकड़ ज़मीन है। अब जितने भी किसान हैं उनमें इक्वली डिवाइड कर देते हैं इस ज़मीन को। ठीक है, कभी किसी किसान की, सपोज किसी पीजेंट की फैमिली जो है उसमें कोई बीमार है बहुत ज़्यादा, उसको काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए, तो उसको थोड़ा ज़्यादा लैंड दे देते हैं कि भाई तू प्रोडक्शन कर इस पर। तो यहाँ पर ये सोशलिज्म चल रहा है ना, तो पीजेंट्स को नेचुरल सोशलिस्ट कहा जाता था। नेचुरल सोशलिस्ट क्यों कहा जाता था, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहाँ पर ये सोशलिस्ट की तरह ही तो कर रहे हैं, सारा अपने रिसोर्सेज, जो भी उनके पास रिसोर्सेज होते थे, चाहे उनके पास प्लॉ हो या फिर हार्वेस्टिंग मशीन हो, सबको इकट्ठा करते थे और फिर सबकी ज़रूरतों के हिसाब से उस लैंड को मीर या कम्यून आकर डिवाइड कर देता था। तो ये नेचुरल सोशलिस्ट बन गए ना। ठीक है, अब इसके बाद पीजेंट्स के, अगर यहाँ पर एक और आपको फैक्ट बताऊँ, तो जब आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि पीजेंट्स जाके नोबल्स को टैक्स दिया करते थे और रिस्पेक्ट भी करते थे नोबल्स की। यहाँ पर नोबल्स इतना चिढ़ते थे वो लोग, नोबल्स के घरों में जाकर लूट मचा देते थे, लैंडलॉर्ड्स का मर्डर कर देते थे। 1902 में साउथ रशिया में पीजेंट्स ने इतना ज़्यादा नोबल्स को तंग करा था, और फिर 1905 तक पूरे रशिया में पीजेंट्स ने नोबल्स का जीना मुश्किल कर दिया था, इन लैंडलॉर्ड्स का जीना मुश्किल कर दिया था। लैंडलॉर्ड्स कौन, जिनके लैंड पर कई बार होता था ना कि पीजेंट्स ने रेंट पर लैंड लिया हुआ है लैंडलॉर्ड से कि हमें इस पर काम करने दो, तो वो लैंडलॉर्ड जिनसे काफ़ी ज़्यादा रेंट लेते थे, तो ये जाकर उनको बिल्कुल अटैक कर देते थे और उनकी रिस्पेक्ट तो ये ज़रा सी नहीं करते थे। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ आ गया। एक आपको पीजेंट्स, अब मैंने आपको स्टार्टिंग कहाँ से करवाई, हमने पहले रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ने से पहले हमने पढ़ा रशिया कैसा कंट्री है। हमने रशिया के एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा कि 85% लोग एग्रीकल्चर करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि रशिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे आया। फिर हमने ये पढ़ा कि रशिया के वर्कर्स की कंडीशन कैसी थी और रशिया के पीजेंट्स कैसे थे। तो हमने रशिया की सोसाइटी के बारे में भी समझा। चैप्टर का नाम क्या था, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो पहले आपने सोशलिज्म के बारे में समझा, फिर आपने रशिया के बारे में समझा। अब देखो कि रशिया में सोशलिज्म कैसे आया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सोशलिज्म इन रशिया। ठीक है, सोशलिज्म इन रशिया क्या था, देखो 1914 के बाद की हम बात पढ़ेंगे। तो 1914 से पहले तो देखो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। 1898 में एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1898 में बनी थी। इसका मतलब एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये पार्टी इन लोगों ने मिलकर बनाई थी। और इस पार्टी में बेसिकली किसके आइडियाज़ की रिस्पेक्ट होती थी, कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ की। कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ तो आपने पढ़े थे, वो क्या चाहता था कि सोशलिज्म आना चाहिए, कैपिटलिस्ट को हटाओ, प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटाओ, इस तरीके से। अब रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी में ही एक सेक्शन ऑफ पीपल था, जैसे पूरी पार्टी में से कुछ लोगों ने मिलकर कहा कि यार हम वर्कर्स में क्यों लेकर आना चाह रहे हैं सोशलिज्म। हम ये क्यों कहते हैं कि वर्कर्स एक साथ पैसे इकट्ठे करें
और वर्कर्स जो हैं वो मिल बांट कर क्या कहते हैं जो जितना काम करेगा उसके हिसाब से प्रॉफिट बांटे। हम पीजेंट्स पर फोकस करते हैं, पीजेंट्स तो नेचुरल सोशलिस्ट है ना, तो पीजेंट्स की हेल्प से हम जल्दी से सोशलिज्म ला सकते हैं। पर दूसरा सेक्शन ऐसा था इसी पार्टी के अंदर जो कहता था कि यार पीजेंट्स भी तो डिवाइडेड हैं, एक तो आपके रिच पीजेंट्स हैं, एक आपके पुअर पीजेंट्स हैं, एक आपके ऐसे लोग पीजेंट्स हैं जो कि रिच पीजेंट्स के मतलब फार्म्स में जाकर काम कर रहे हैं, कुछ तो लैंडलेस ही हैं बिल्कुल। तो ये भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ये भी यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, इनमें भी यूनिटी नहीं है पीजेंट्स में जितना आपको लग रहा है, इनमें भी यूनिटी नहीं है। जैसे वर्कर्स में यूनिटी नहीं है वैसे यहाँ भी यूनिटी नहीं आ रही। तो ऐसे करने की वजह से ये पार्टी दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, वो लोग जो कहते थे कि हमें पीजेंट्स को अपने मूवमेंट में लाना चाहिए, पीजेंट्स को आगे लेकर आना चाहिए, पीजेंट्स नेचुरल सोशलिस्ट हैं, तो उन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। तो ये सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी 1898 में जो पार्टी बनी थी उसी में से निकल के आई। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि पार्टी जो थी बेसिकली अब दो ग्रुप्स में बट चुकी है। एक ग्रुप था बोल्शेविक ग्रुप और एक ग्रुप था हमारा मेंशेविक्स वाला ग्रुप। ठीक है, तो बोल्शेविक ग्रुप कौन सा था, ये वाला जो आपके रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स जो ओरिजिनल पार्टी थी, उसमें वो लोग जो पीजेंट्स को सपोर्ट इतना नहीं करना चाह रहे थे, वो कहते थे कि पीजेंट्स भी कहाँ यूनिटी है पीजेंट्स में भी, तो वो थे बोल्शेविक्स। और ये जो नई पार्टी बनी थी, ये वाला जो ग्रुप बन के आया वो थे मेंशेविक्स। बोल्शेविक पार्टी के लीडर का नाम आपको दिया हुआ है यहाँ पर व्लादिमीर लेनिन। और व्लादिमीर लेनिन ये कहता था कि पीजेंट्स जो है ये भी एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। अब यहाँ पर बोल्शेविक ग्रुप में क्वालिटी वाले मेंबर्स थे, वही लोग आ सकते थे बोल्शेविक ग्रुप में जो कि अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं और जिनको व्लादिमीर लेनिन कहेगा कि हाँ ये बिल्कुल एलिजिबल है इस पार्टी में आने के लिए। और मेंशेविक पार्टी वाज ओपन टू ऑल, कोई भी आ सकता है। तो ऐसे करते करते अब यहाँ पर भी लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। कैसे कैसे, हमारी सोशलिज्म जब रशिया में आने का आइडिया आया कि रशिया में सोशलिज्म आना चाहिए, तो अब यहाँ पर भी लोग दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। एक कहते थे कि पीजेंट्स को हम आगे लेकर जाएंगे, एक कहते थे कि नहीं वर्कर्स को आगे लेकर जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर एक ग्रुप बन गया बोल्शेविक्स का और एक ग्रुप बन गया मेंशेविक्स का। ठीक है, अब हम इसके बाद आते हैं 1905 रिवॉल्यूशन पर। अब यहाँ से आपकी लड़ाई शुरू होती है मेन। अब होता क्या है, रशिया एक ऑटोक्रेसी थी, यहाँ पर जार जो कहता था वही करना पड़ता था। जार बिल्कुल कंट्री के मैटर्स पर फोकस ही नहीं करता था इतना। अब धीरे धीरे पीजेंट्स और वर्कर्स दोनों साथ आए। ठीक है, पीजेंट्स और वर्कर्स दोनों साथ आए और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिमांड करी। उन्होंने कहा कि यार ये रशिया में ये जो जार है ये सब कुछ अपने अकॉर्डिंग ही क्यों चला रहा है, हमारी भी सिचुएशन ख़राब है, वर्कर्स की भी सिचुएशन ख़राब है, पीजेंट्स की भी सिचुएशन ख़राब है। तो इन्होंने कहा कि हम 1905 में इन्होंने एक रिवॉल्यूशन कर दिया जिसमें इन्होंने किस चीज़ की डिमांड करी, वर्कर्स और पीजेंट्स ने, दे डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी। अब कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करने से क्या मतलब है, इन्होंने कहा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिटन सेट ऑफ रूल्स, वहाँ पर सारे रूल्स वगैरह लिखे होते हैं कि कंट्री को कैसे चलाना है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आओ, क्योंकि जार तो अपने हिसाब से कुछ भी चला रहा है, कभी भी हमें एक्सप्लॉइट करता है, कभी भी हमें तंग करता है। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ, 1905 में ही क्यों इन्होंने रिवॉल्यूशन करा और कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी, क्योंकि 1904 में सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। ठीक है, 1904 में ज़ीरो में क्या हुआ, वर्कर्स के जो रियल वेजेस थे वो क्या हो गए, 20% गिर गए। वर्कर्स के वेजेस 20% गिर गए और प्राइजेस जो थे हर चीज़ के वो बढ़ने लग गए। ठीक है, वर्कर्स ने बिल्कुल डिमांड करी कि भाई हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ही चाहिए। बढ़ गए, वेजेस कम हो गए, तो लोगों के लिए सर्वाइवल भी मुश्किल हो गया था। सब्सिस्टेंस क्राइसिस आई थी ना जैसे फ्रांस में, वैसे यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी आ गई कि लोग सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे थे, उनके पास पैसे थे नहीं, प्राइजेस इतने ज़्यादा बढ़े हुए थे। तो 1,10,000 वर्कर्स ने सेंट पीटर्सबर्ग जो इंडस्ट्रियल एरिया था वहाँ पर स्ट्राइक्स पर बैठ गए कि भाई हमसे काम नहीं हो रहा, हमारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन दो, क्योंकि ज़ार अपने हिसाब से वेजेस घटा रहा है, बढ़ा रहा है, ज़ार को सिर्फ अपना प्रॉफिट दिख रहा है, अपना फ़ायदा दिख रहा है, हमारे लिए वो कुछ नहीं कर रहा। तो लोगों ने ऐसे करते करते सिचुएशन लोगों की और ज़्यादा ख़राब हो गई। अब सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 लोग जो थे, फादर गैपोन एक लीडर थे इनके साथ
सेंट पीटर्सबर्ग से ये लोग कहाँ पर गए, विंटर पैलेस की तरफ गए जहाँ पर जार रहता था। तो विंटर पैलेस में जाकर इन्होंने रिवोल्ट करा। अब जैसे ये लोग विंटर पैलेस पहुँचे, अपने वेजेस बढ़ाने की डिमांड के साथ, वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने की डिमांड के साथ, वर्किंग आवर्स को कम करने की डिमांड के साथ, जैसे ये लोग विंटर पैलेस पहुँचे, जार ने बोल दिया, ऑर्डर दे दिया कि भाई फायर कर दो इन पर। तो 100 लोगों की डेथ, समझ 100 वर्कर्स की डेथ, 300 वर्कर्स वर वोंडेड, उनको चोटें आई थी। और ऐसे करते करते पूरे रशिया में रिवोल्यूशन फैल गया, क्योंकि जिन लोगों के घरों में डेथ हुई थी या बाकी के जो वर्कर्स थे उनको लगा यार ये तो कभी भी हम पे अटैक कर सकते थे, इतने सारे लोग इन्होंने कैसे मार दिए, ऐसे कोई कंट्री में करता है क्या। तो 1905 में ऐसे करते ही रिवोल्यूशन आ गया। पूरे 1905 इस पूरे साल रिवोल्यूशन चला है। लोगों ने बिल्कुल मतलब कहते हैं ना, डिस्टर्बेंस फैल चुकी थी पूरी कंट्री में, ठीक है। तो 1905 में जब सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब कर दी जार ने, तो 1905 में लोगों ने रिवोल्यूशन कर दिया और एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी कि यार हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। और ये जो दिन था जब 100 लोगों को मारा गया, 300 लोग वॉन्टेड हुए थे, इस डे को ब्लडी संडे भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन इतना खून खराबा हुआ था रशिया में। तो विच इंसिडेंट इज कॉल्ड ब्लडी संडे? When the procession of workers moved to Winter Palace under Father Gapon, over 100 workers were killed and 300 were wounded, and this incident is known as Bloody Sunday. और यहीं से ही 1905 रिवोल्यूशन शुरू हुआ। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मिडिल क्लास लोग, सब लोग सामने आ गए और उन्होंने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए तो चाहिए, हम ऐसे नहीं कर सकते। तो फिर 1905 के रिवोल्यूशन के बाद जार ने कहा ठीक है, एक पार्लियामेंट आ जाएगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मतलब अनरेस्ट फैल चुका था। अब रशिया में पार्लियामेंट का दूसरा नाम था दूमा। जार ने कहा ठीक है, मैं किंग रहूँगा पर एक पार्लियामेंट आ जाएगा और मैं उस पार्लियामेंट के हिसाब से चलूँगा। अब पहला जब फर्स्ट दूमा, पहली असेंबली आई, मतलब पहला दूमा हुआ, पहला पार्लियामेंट आया जिसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, जार ने 75 डेज़ के अंदर अंदर उस दूमा को कहा कि भाई इसे सस्पेंड करो, मैं लोगों की बात नहीं सुन सकता, क्योंकि उसे आदत नहीं थी लोगों की बात मानने की। तो पहला दूमा उसने सस्पेंड कर दिया 75 डेज़ के अंदर अंदर। सेकेंड दूमा जो था वो उसने 3 महीनों के बाद फिर से डिसमिस कर दिया, क्योंकि लिबरल्स रेडिकल सब उसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर देते थे। फिर जब थर्ड दूमा आया तो उसने कहा कि थर्ड दूमा के अंदर सिर्फ कंजर्वेटिव्स होंगे, भाई मैं लिबरल्स रेडिकल्स को नहीं झेल सकता। तो यहाँ पर भी बिल्कुल लोगों की डिमांड प्रॉपरली पूरी तो हुई नहीं थी, क्योंकि कंजर्वेटिव्स तो सिर्फ जार को सपोर्ट करते हैं। अब ऐसे करके सिचुएशन तो रशिया में चल रही है खराब। वर्कर्स ने कर दी है स्ट्राइक, जार ने एक्सेप्ट कर लिया है पार्लियामेंट, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन, इतनी खराब सिचुएशन में जार ने एक केस और खराब कर दिया। जार ने एंट्री मार ली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 पावर्स थी, एक थी अलाइड पावर्स और एक थी एक्सिस पावर्स, पावर्स भी बोलते थे। जो एक्सिस पावर्स थी इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की। और यहाँ पर अलाइड पावर्स में कौन था? फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया। तो ऐसे करके इन कंट्रीज ने जो थी अपनी लड़ाई शुरू कर दी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही शुरू हुई, देखो अगर आपकी कंट्री में सिचुएशन खराब है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास वेजेस नहीं है, और तुमने वर्ल्ड वॉर में एंट्री मार दी, इससे क्या हुआ? बहुत सारे लोगों को फोर्सफुली लड़ाई लड़ने के लिए भेजा जा रहा था। जिन फैक्ट्रीज में खाना बनता था उन फैक्ट्रीज में कहा गया कि भैया पहले आप आर्मी के लिए जो खाना बना रहे हो वो सारा आर्मी के लिए जाना चाहिए, आर्मी की यूनिफॉर्म बनाओ, आर्मी के लिए वेपन्स बनाओ। तो कंट्री में तो और शॉर्टेज आ गई और खाने की कमी आ गई, ना ही उनके पास खाना बचा, ना ही उनके पास कोई और फैसिलिटी बची, और एकदम सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। लोग भूखे मर रहे थे, फेमाइन आ चुका था, इंडस्ट्री सारी रशिया की ख़राब हो गई, रशिया की रेलवे लाइंस ख़राब हो गई। और विंटर्स आते आते 1914 में इन्होंने एंट्री करी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और 1916 के विंटर्स आते आते सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई कि ब्रेड की दुकानों के आगे भी रायट्स होने लग गए, दंगे होने लग गए। तो अगर हम वर्ल्ड वॉर का सिस्टम देखें तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ऑब्वियसली रशियन पीपल, जर्मनी, मेन तो जर्मनी ने कराई थी लड़ाई, तो रशियन पीपल जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की इन सबसे हेट करते थे। और जार से लोगों ने हेट करनी इसलिए शुरू करी क्योंकि जार की वाइफ का नाम था जरीना अलेक्सेंड्रिया, जो कि जर्मन थी, मैंने आपको बताया।
तो लोगों ने कहा कि यार ज़ार तो जर्मन से मिला हुआ है, क्योंकि शुरुआत में ये लोग हार रहे थे लड़ाई, सेंट्रल पावर्स जीत रहे थे। तो और यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक चीज़ और, सेंट पीटर्सबर्ग का नेम चेंज करके पेट्रोग्राड रख दिया था। तो उसका रीज़न भी सेम है कि सेंट पीटर्सबर्ग जो था वो एक जर्मन नाम था, तो इसलिए उसका नाम चेंज करके पेट्रोग्राड रख दिया। फिर लोग ज़ार से इसलिए भी चिढ़ते थे कि दूमा जो था, ज़ार ने दूमा को सस्पेंड कर दिया, कंजर्वेटिव्स वाले को भी। और ज़ार दूमा के एक भी पर्सन की बात नहीं मानता था, ज़ार बात मानता था अपने एक मॉन्क की जिसका नाम था रास्पुटिन, जो कि उसको गलत एडवाइस ही दे रहा था। तो ज़ार ने बिल्कुल रशिया को ना खराब कर दिया था, इतना ज़्यादा सिचुएशन खराब थी कि डूमा जो कंजर्वेटिव्स थे ना वो भी अब उससे चिढ़ने लग गए, क्योंकि सबकी फैमिली के लोग बेचारे वॉर में लड़ने जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं। शुरुआत में तो ईस्टर्न फ्रंट से बिल्कुल मतलब फ्रेंच आर्मीज जो थी वो रशिया में आ गई, और रशिया में ईस्ट साइड से भी और वेस्ट साइड से भी उन्होंने बिल्कुल रशिया पे अटैक कर दिया। 1914 से 1916 के बीच में 7 मिलियन लोग हमारी कंट्री के मारे गए थे और इतनी ज़्यादा डेथ हो चुकी थी। बट फिर उसके बाद 1917 में यूएसए ने एंट्री मारी वर्ल्ड वॉर में, और यूएसए ने कहा कि मैं अलाइड पावर्स को सपोर्ट करूंगा, और यूएसए के आते ही अलाइड पावर्स विनर बन गए और सेंट्रल पावर्स हार गई। दे लॉस्ट द वॉर, ठीक है, और ये लोग जीत गए। बट स्टिल अब लड़ाई कोई भी जीते, चाहे ये लोग जीते या ये लोग जीते, नुकसान तो दोनों तरफ का ही हुआ था। तो रशिया की सिचुएशन और इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई 1916 के विंटर्स तक कि भाई लोगों ने कहा कि हम ज़ार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मेन रशियन रिवॉल्यूशन आपका यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि रशियन रिवॉल्यूशन में एक फरवरी में रिवॉल्यूशन हुआ था और एक अक्टूबर में हुआ था। तो यहाँ पर आपका फरवरी रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। विंटर्स थी 1916 की, 1916 के बाद कौन सा ईयर आया, 1917 आ गया। तो 1917 में जब हमारी वर्ल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म हुई, वर्ल्ड वॉर के बाद भी सिचुएशन ख़राब थी ऑब्वियसली, उस सब सिस्टम्स उन चीज़ों से रिकवर होना, तो बिल्कुल सिचुएशन अब हमारी ख़राब चल रही थी। तो फरवरी में लोगों ने रिवॉल्यूशन कर दिया कि ज़ार को तो अब हम हटा के रहेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फरवरी रिवॉल्यूशन कैसे हुआ था, कैसे पूरा लोगों ने ज़ार को हटाया। तो फरवरी रिवॉल्यूशन का मेन वही यही था, मोटिव यही था कि ज़ार को हटाना है हमें कंट्री से, क्योंकि ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में ये काम करा ढंग से, ना इसने ना ही कुछ मान रहा है हमारी बात। तो ज़ार को कैसे हटाया गया, अब हम फरवरी रिवॉल्यूशन की पूरी स्टोरी समझेंगे। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप पॉइंट्स में भी इसे याद कर सकते हो। मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, पर अभी आप स्टोरी सुनो पूरी की क्या है एक्चुअली। देखो, एक रिवर नेवा थी। रिवर नेवा की जो लेफ्ट बैंक्स थे, यहाँ पर कौन कौन थे, यहाँ पर ये फैशनेबल एरिया था। यहाँ पर विंटर पैलेस और जितने भी बड़े बड़े अमीर नोबल्स वगैरह थे वो लोग रहा करते थे। विंटर पैलेस जहाँ पर ज़ार रहा करता था। राइट हैंड साइड में पे ये लेफ्ट साइड थी, राइट साइड में रहते थे यहाँ पर वो लोग जो कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, वर्कर्स रहा करते थे, पीजेंट्स रहा करते थे, और इनकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। ये भूखे रह रहे थे, इनके पास फूड शॉर्टेज थी, ना ही कुछ सामान था ना ही कुछ और था। अगर खाना प्रोड्यूस भी होता था तो ऑब्वियसली सब ये लोग ले लिया करते थे, तो इनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, कोई सिचुएशन अच्छी नहीं थी। तो राइट हैंड साइड के वर्कर्स ने कहा कि भाई हमें अब कुछ करना पड़ेगा। तो अब इस तरीके से रशिया में क्या हुआ बेसिकली, देखो फरवरी की डेट से मैं स्टार्ट करती हूँ। डेट वाइज हमें याद रखना है, एक एक दिन आपको रिकॉर्ड करके चलना है कि हुआ क्या था। तो सबसे पहली डेट आती है आपकी 22 फरवरी, ठीक है। मैं यहाँ पर डेट्स लिख रही हूँ और आपको इवेंट समझाती जाती हूँ। पहली डेट आती है आपकी 22 फरवरी 1917। इस दिन क्या होता है, एक फैक्ट्री राइट हैंड साइड में ही एक फैक्ट्री में लॉकआउट होता है। वर्ड का मतलब क्या है, लॉकआउट का मतलब है वर्कर्स को फोर्सफुली अपनी बात मनवाना, और वर्कर्स अगर उनकी बात ना माने तो उन्हें डिसमिस कर देना। तो एक फैक्ट्री में वर्कर्स और उनके जो एम्प्लॉयर जो उन्हें काम देता है उनके बीच में एक लड़ाई हो गई और एक लॉकआउट हो गया। वहाँ पर लोगों को कहा कि ठीक है तुम जाकर यहाँ से निकलो, तुम काम मत करो। अगले दिन यानी 23 फरवरी 1917 को जब लोगों वर्कर्स को इतना लगा कि यार हमारे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है, तो 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स जो थे ये स्ट्राइक पर चले गए, ठीक है। इन वर्कर्स में इसमें विमेन भी थी स्ट्राइक पर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ऐसे करते करते ये लोग कहाँ चले गए, ये फैक्ट्री क्वार्टर्स से नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट क्या थी,
नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट हमारी जो कैपिटल है उसका नाम था। तो कैपिटल के बिल्कुल सेंट्रल एरिया में चले गए, ठीक है, कंट्री की, रशिया की जो कैपिटल थी नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट, वहाँ पर पहुँच गए ये सारे 50 फैक्ट्रीज के इतने सारे वर्कर्स। अब जैसे ये लोग वहाँ पर पहुँचे, मतलब ये लोग कहाँ गए, लेफ्ट हैंड साइड में गए, लेफ्ट साइड में ही तो थी कैपिटल, तो लेफ्ट साइड पे गए रिवर नेवा के नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट। और जैसे ही वहाँ पर पहुँचे वर्कर्स ने बिल्कुल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स या विंटर पैलेस सबके आसपास इकट्ठे हो गए। फिर जैसे ये लोग इकट्ठे हुए, ये लोग शाम तक वापस चले गए, क्योंकि शाम तक कुछ भी नहीं हो पाया। इन्होंने बस अपने प्लग कार्ड्स पर नारे लगाए कि हमारी डिमांड्स को पूरा करो, कुछ नहीं हुआ। 24 फरवरी को ये लोग वापस आते हैं। गवर्नमेंट ने पुलिस को ऑर्डर दे दिया कि भाई दे रिटर्न बैक टू द लेफ्ट हैंड साइड, पर गवर्नमेंट ने पुलिस को और कैवेलरी, घोड़े वाली जो पुलिस होती है, उसको ऑर्डर दे दिया कि भाई इन पर ध्यान रखो। तो कुछ हो नहीं पाया ढंग से। 25 फरवरी 1917 संडे का दिन था। जार ने क्या किया, डूमा को सस्पेंड कर दिया। जो तीसरा डूमा बना था ना, उसको उसने सस्पेंड कर दिया, क्योंकि जार उनकी भी बात नहीं मान रहा था बिल्कुल भी। अब 26 फरवरी को ये डेमोन्स्ट्रेटर्स जो थे वापस आते हैं, बट स्टिल इनको वापस भेज दिया गया। फिर 27 फेब को जब ये लोग वापस आए वर्कर्स, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुलिस के हेडक्वार्टर्स पर बिल्कुल अटैक कर दिया। पुलिस हेडक्वार्टर्स पर चले गए कि भाई तुम हमारे ऊपर क्यों हमें रोक रहे हो आने से, तुम क्यों जार की बात मान रहे हो, हमें खाना चाहिए, हमें ब्रेड चाहिए, हमें वेजेस चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हम यहाँ नहीं रह सकते। अब जब 27 फेब को वो दोबारा आए तो गवर्नमेंट ने पुलिस को फिर से कहा, कैवेलरी को, कि भाई इन पर अटैक करो। कैवेलरी ने कहा हम क्यों करें, ये भी तो हमारी तरह गरीब लोग हैं। सोल्जर्स वैसे ही जार से चिढ़े हुए थे, क्योंकि उन्हें फालतू में वर्ल्ड वॉर लड़ने जाना पड़ा था। तो उन्होंने कहा यार हम हमेशा इसकी बात हम क्यों माने, हम क्यों सपोर्ट करें इसको। तो वर्कर्स ने क्या किया, सोल्जर्स बिल्कुल गुस्से में थे, ठीक है। अब उसी ऑफिसर को गोली लग गई, ठीक है, एक ऑफिसर को गोली लग गई। तो अलग अलग रेजिमेंट्स, क्या जो घोड़े वाली सेना थी, जितने भी सोल्जर्स थे, एक पैदल वाली सेना होती है, ठीक है, तो ये सारी जो ग्रुप्स थे, सारी रेजिमेंट्स जो थी एक साथ आई। और सोल्जर्स ने क्या किया, सोल्जर्स ने अटैक कर दिया जार पर। जो सोल्जर्स वर्कर्स के साथ मिल गए, और सोल्जर्स के वर्कर्स के साथ मिलते ही सारी पावर सोल्जर्स और वर्कर्स के हाथ में आ गई। क्यों सोल्जर्स और वर्कर्स के हाथ में आई, क्योंकि बेसिकली जार सोल्जर्स के नाम पे तो बिल्कुल खुश था ना कि चल सोल्जर्स तो है ही मेरे पास, एक ऑर्डर करूंगा सबको उड़ा देंगे, सबको शांत कर देंगे। पर अब सोल्जर्स ही वर्कर्स के साथ मिल गए। अब सोल्जर्स ने शाम तक पूरे रशिया को अपने कंट्रोल में कर लिया, और सोल्जर्स ने वर्कर्स के साथ मिलकर एक सोवियत बनाया, सोवियत कह लो या काउंसिल बनाई, ठीक है। और उस सोवियत का नाम इन्होंने रख दिया पेट्रोग्राड सोवियत, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग के लोग थे वहाँ पर, सारे पेट्रोग्राड एरिया के लोग थे, तो पेट्रोग्राड सोवियत इन्होंने वहाँ पर बना दी। अब ऐसे ही 28 फेब के बाद 1 मार्च आता है, तो 1 मार्च तक ये सब चला, पेट्रोग्राड सोवियत बनी। और 1 मार्च को लोगों ने जार को एडवाइस किया कि भैया तू रिज़ाइन कर दे अब, क्योंकि अब लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। तो 2 मार्च को जार ने रिज़ाइन दे दिया, जार एब्डिकेटेड। और ये आपका फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन यहाँ पर ख़त्म हुआ। और जैसे ही फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हुआ, पेट्रोग्राड इलेक्शंस हुए। पेट्रोग्राड सोवियत के कुछ मेंबर्स थे जिनको मतलब इलेक्शन हुए, तो पेट्रोग्राड सोवियत के ही कुछ मेंबर्स को आगे रखा, और वो मेंबर्स इन्होंने एक सरकार बनाई। और वो सरकार कौन सी थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट। इसमें डूमा के भी कुछ मेंबर्स थे, पेट्रोग्राड सोवियत के भी कुछ मेंबर्स थे, और इन्होंने एक सरकार बनाई, प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट आ चुकी है रशिया में फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बाद। तो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन आपको बहुत ध्यान रहेगा। 22 फरवरी को फैक्ट्री में लॉकआउट हुआ। 23 फरवरी को 50 फैक्ट्री के इतने सारे वर्कर्स विमेन को इंक्लूड करके स्ट्राइक पर चले गए। ये लेफ्ट हैंड साइड पर गए थे, क्योंकि ये राइट साइड से लेफ्ट साइड गए। वहाँ पर कैपिटल का जो सेंट्रल एरिया था, नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट, ये वहाँ पर पहुँचे हैं। 24 को ये फिर गए, बट फिर वापस आ गए। 25 को क्या हुआ, जार ने डूमा को सस्पेंड कर दिया। अब डूमा के जो लोग थे वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, जार के अगेंस्ट थे, क्योंकि जार किसी की बात नहीं मान रहा था। 26 को वापस आए, फिर पुलिस को देख के वर्कर्स चले गए। 27 फेब को वर्कर्स जो थे ये पुलिस के हेडक्वार्टर्स के आसपास चले गए। इनकी डिमांड्स क्या थी, भाई हमारी वर्किंग आवर्स, वर्किंग कंडीशन सही करो, हमें वेजेस बढ़ाओ, क्यों 20% वेजेस हमारे घटा दिए, हमारे पास खाने के लिए नहीं है कुछ भी। फिर ऑफिसर को एक गोली लगी जैसे ही,
तो क्या हुआ, सोल्जर्स जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम वर्कर्स को सपोर्ट करेंगे, जार ने बहुत ज़्यादा तंग करा हुआ है। तो वर्कर्स और सोल्जर्स एक साथ मिले। अब जार के पास बिल्कुल भी पावर नहीं बची थी। इन्होंने एक सोवियत बनाई, एक काउंसिल बनाई जिसका नाम था पेट्रोग्राड सोवियत। ये 28 फेब तक ये चला। फिर 1 फेब को मतलब 1 मार्च को जार को एडवाइस किया गया लोगों ने कि भाई अब आप रिज़ाइन कर दो। तो 2 मार्च को जार ने एब्डिकेट कर दिया, रिज़ाइन दे दिया। और पेट्रोग्राड सोवियत के कुछ मेंबर्स, डूमा के कुछ मेंबर्स, इन सब ने मिलकर एक सरकार बनाई जो थी हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट। और यहाँ आपका फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन फिनिश हो गया। तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, आपको बस स्टोरी पता होनी चाहिए। आप आराम से 5 पॉइंट बनाकर इसे लिख दोगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट कि फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, आफ्टर फेब्रुअरी। आफ्टर फेब्रुअरी क्या हुआ, अब फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन खत्म हुआ, जार चला गया। जार व्लादिमीर लेनिन से बहुत चिढ़ता था। व्लादिमीर लेनिन कौन था, बोल्शेविक्स ग्रुप का लीडर। तो व्लादिमीर लेनिन को कंट्री से बाहर निकाल दिया था उसने बहुत टाइम पहले। तो व्लादिमीर लेनिन कंट्री में वापस आता है और लेनिन क्या करता है, लेनिन अपनी 3 डिमांड्स आगे रखता है जिसको कहते हैं वो अप्रैल 1917 में आता है। फेब्रुअरी के बाद तो अप्रैल आता है ना, मार्च फिर अप्रैल। तो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बाद अप्रैल 1917 में व्लादिमीर लेनिन जब देश निकाले से, एग्जाइल से वापस आता है तो वो अपनी 3 डिमांड रखता है जिसको कहते हैं लेनिन्स अप्रैल थीसिस। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो कहता है कि वॉर जो है इसे अभी बंद कर दो, वॉर शुड बी क्लोज्ड। लड़ाई क्योंकि अभी भी थोड़ी बहुत चल रही है, वर्ल्ड वॉर अभी भी चल रही है क्योंकि एकदम से बॉर्डर्स पे एकदम पीस नहीं मेंटेन हो जाती। तो वॉर शुड बी क्लोज जो कि जार ने शुरू कर दी थी, ये लड़ाई से बंद करो भाई, क्यों हम अपना पैसा खर्च करें, क्यों लोगों को मरवाएं। फिर उसने कहा लैंड जो है वो पीजेंट्स को ट्रांसफ़र करो क्योंकि पीजेंट्स काम कर रहे हैं लैंड पर। तो ये बड़े बड़े कैपिटलिस्ट के पास या नोबल्स के पास लैंड नहीं होना चाहिए। नोबल्स यानी किंग की फैमिली के जो लोग होते हैं मेन। तो पीजेंट्स से लैंड जो है मस्ट बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स, इनको पीजेंट्स को ट्रांसफ़र करो ये लैंड। और तीसरे नंबर पे वो कहता है बैंक्स को नेशनलाइज कर दो। बैंक्स को नेशनलाइज करने का मतलब कोई भी प्राइवेट पर्सन के हाथ में बैंक नहीं होगा, जितने भी बैंक्स होंगे वो सारे कंट्री के हाथ में होंगे। ठीक है, तो उसकी ये 3 डिमांड्स थी, इसको याद कर लेना, 3 मार्क का क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो लेनिन की अप्रैल थीसिस आई। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट चल रही है यहाँ पर, है ना। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट आ गई थी। ये फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या हुआ, तो आफ्टर फेब्रुअरी आप पहला पॉइंट लिखोगे कि प्रोविजनल गवर्नमेंट आ गई थी। प्रोविजनल गवर्नमेंट कौन कौन थे आप ये भी बता सकते हो। फिर आप लिखोगे कि लेनिन वापस आया और लेनिन ने अपनी 3 डिमांड रखी, लेनिन्स अप्रैल थीसिस। लेनिन किस ग्रुप को बिलोंग करता था, लेनिन बिलोंग करता था बोल्शेविक्स ग्रुप को। और जब लेनिन वापस आया ना तो अचानक से क्या हुआ, लोगों का अटेंशन प्रोविजनल गवर्नमेंट से लेनिन की तरफ चला गया। लोग बोल्शेविक्स ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। अब जैसे पेट्रोग्राड सोवियत बनी थी ऐसे ही फेब्रुअरी के बाद 500 सोवियट्स बन गए, अलग अलग सोवियट्स, अलग अलग ग्रुप्स बनने शुरू हो गए। क्योंकि जब जार को हटाया ना तो उसके बाद उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ लीगल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को लीगल डिक्लेयर कर दिया था प्रोविजनल गवर्नमेंट ने कि पार्टीज़ बनाओ, इलेक्शंस रखा करेंगे, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ लीगल हो गई थी। तो ऐसे करते करते 500 सोवियट्स बन गई। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट देख रही है कि यार हमारी पावर तो कम हो रही है, बोल्शेविक से लोग ज़्यादा खुश हैं। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने जार वाला रूप ले लिया। प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगा कि यार अब तो हमने एक तो कंट्री को बचाया, लेनिन तो उस टाइम पर था भी नहीं, हमने जार को हटाया, तो यार हमारे पास पावर रहनी चाहिए ना। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट, जैसे जार नहीं चाहता था कि मेरी पावर ना छिने, वैसे ही प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी वो भी बोल्शेविक से चिढ़ने लग गई। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट बोल्शेविक के लीडर्स को कैच कर करके जेल में डाल रही थी, पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे थे। इन्होंने सेंसरशिप लगा दी कि कोई नई पार्टी नहीं बनाएगा, कोई और ग्रुप नहीं आएगा, बोल्शेविक्स कुछ भी गलत हमारे अगेंस्ट नहीं छाप सकते। बोल्शेविक लीडर्स को देश से बाहर निकालना शुरू कर दिया, कोई भी बोल्शेविक को सपोर्ट नहीं करेगा, किसी भी न्यूज़पेपर में प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लिखा जाएगा। तो इन्होंने वही सेम जार वाली चीज़ें अडॉप्ट करनी शुरू कर दी। तो ये फेब्रुअरी के बाद हुआ। तो फेब्रुअरी के बाद हमारा अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऐसे ही चला कि बोल्शेविक्स का इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हुआ पहले, फिर अगस्त सितंबर तक प्रोविजनल गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ज़्यादा बेकार अपना रूप दिखाया, अपना फेस दिखाया। और प्रोविजनल गवर्नमेंट ने जुलाई से सितंबर के बीच में क्या करा, ये वाली बिल्कुल कह दिया कि यार ये तो गलत कर रहे हैं बोल्शेविक्स की बात हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही सब चीज़ें हो गई। तो अक्टूबर आते आते
अब अक्टूबर जैसे ही आया, अब बॉल्शेविक्स को लगा, अक्टूबर 1917 जैसे ही डेट आई हमारी, अब बॉल्शेविक्स को लगा कि यार प्रोविजनल गवर्नमेंट तो डिक्टेटरशिप ला रही है, मतलब हम प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं छाप सकते, कोई दूसरी पार्टी को ये लोग आने नहीं दे रहे, तो ऐसे करते करते तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी। तो लेनिन को इस चीज़ का डर लगा। तो लेनिन ने क्या किया, लेनिन ने कहा कि हम प्रोविजनल गवर्नमेंट को बाहर निकालते हैं। तो लेनिन अब यहाँ से आपका शुरू होता है अक्टूबर रिवॉल्यूशन। तो अक्टूबर पहले जो फेब्रवरी रिवॉल्यूशन था वो किस किस के बीच में था, वो था जार के बीच में और वर्कर्स एंड सोल्जर्स के बीच में। ये जो रिवॉल्यूशन हुआ अक्टूबर रिवॉल्यूशन, ये बॉल्शेविक्स के बीच में है और प्रोविजनल गवर्नमेंट के बीच में है। ठीक है, अब बॉल्शेविक्स ने क्या किया, बॉल्शेविक का लीडर कौन था, व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन ने एक कमिटी बनाई। इस कमिटी का नाम क्या था, मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमिटी। मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमिटी का हेड किसको बनाया, मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमिटी किसने बनाई, व्लादिमीर लेनिन ने। और इस मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमिटी का हेड कौन था, लियोन ट्रॉट्स्की। उस टाइम पर जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, तो उनके टाइम पर जो कंट्री का प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था, केरेंस्की। जल्दी से ये नोट डाउन कर लो सारे नाम। अब हम देखते हैं कि कैसे हुआ ये रिवॉल्यूशन। तो यहाँ से शुरू होता है, ये डेट आती है सबसे पहले यहाँ पर अक्टूबर रिवॉल्यूशन में 24 अक्टूबर। अक्टूबर रिवॉल्यूशन समझाने से पहले आपको ये पूरा उन्हें समझाना पड़ेगा कि ये क्या सिस्टम है। 24 अक्टूबर 1917 को लेनिन जो था उसने पेट्रोग्राड सोवियत वो सोवियत थी जिसके कुछ मेंबर्स प्रोविजनल गवर्नमेंट में गए थे। तो पेट्रोग्राड सोवियत और बॉल्शेविक्स ने मिलकर क्या किया, इन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, आज ही अटैक कर देंगे। पर इसकी खबर केरेंस्की को पहले ही पहुंच गई। तो सबसे पहले केरेंस्की ने क्या किया, 2 बॉल्शेविक न्यूज़पेपर की बिल्डिंग्स को सीज कर लिया। सीज्ड 2 बॉल्शेविक न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स। बॉल्शेविक के जो न्यूज़पेपर थे जहाँ पर वो बहुत कुछ छापते थे प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उन 2 बिल्डिंग्स को सीज कर लिया। ये किसने किया, केरेंस्की ने किया। फिर 25 तारीख से ही मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी जो लियोन ट्रॉट्स्की के अंडर थी, ये रिवर नीवा इन्होंने क्रॉस करी और रिवर नीवा क्रॉस करते ही इन्होंने बिल्कुल पूरे एरिया पर अटैक कर दिया। केरेंस्की को और बाकी सारे मिनिस्टर्स को क्या करना पड़ा, इन सारे मिनिस्टर्स को सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि औरोरा नाम की शिप थी और उस शिप से ये विंटर पैलेस तक गए और मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बिल्कुल प्रिपेयर्ड थी और इन्होंने केरेंस्की को और पूरे रशिया को अपने कंट्रोल में कर लिया। ठीक है, ऐसे ही फिर बहुत सारे, अब यहाँ पर एक सेशन हुआ किसका, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, यानी मैंने आपको बताया था ना 500 सोवियट्स बन चुकी थी उस टाइम पर। तो पेट्रोग्राड में जितने भी सोवियट्स थे सब लोग एक साथ बैठे और इन्होंने कहा कि बॉल्शेविक्स जो है बिल्कुल इन्होंने सही किया। तो बॉल्शेविक्स के एक्शन को अप्रूव कर दिया गया था। ठीक है, तो ये अब ऐसे करते करते दिसंबर तक खूब लड़ाई हुई मॉस्को में और ऐसे लड़ाई होते होते दिसंबर तक ही बॉल्शेविक्स जो थे वो उन्होंने कंट्री को अपने कंट्रोल में कर लिया और बॉल्शेविक जो थे वो मेन बन गए। तो पहले जार था, फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट आई, फिर बॉल्शेविक्स आ गए और जितने भी सोवियट्स थे उन्होंने बॉल्शेविक्स के एक्शन को अप्रूव करा, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेटरशिप ले आएगी और गलत है। अब अक्टूबर रिवॉल्यूशन तो हो गया। अब अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, तो व्हाट वर द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद नवंबर 1917 में जितने भी इंडस्ट्रीज थी और जितने भी बैंक्स थे उनको नेशनलाइज कर दिया। तो नेशनलाइज करने से क्या हुआ, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वहाँ पर क्या हो गया, अब कंट्री के हाथ में है, व्लादिमीर लेनिन के हाथ में सारी इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर सोशलिज्म आ गया, यानी इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, किसी के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी ही नहीं, तो सारी की सारी इंडस्ट्रीज किसके कंट्रोल में आ गई, लेनिन के कंट्रोल में आ गई। अब सब इंडस्ट्रीज में जो जितना काम करेगा उसके हिसाब से उसे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ऐसे करके इन्होंने वर्कर्स की कंडीशन को इम्प्रूव कर दिया। ठीक है, तो सारी इंडस्ट्रीज और सारे बैंक्स को पहली चीज इन्होंने क्या करी, नेशनलाइज किया। आपको मेन 5 पॉइंट याद करने चाहिए। ठीक है,
लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, लैंड वॉज डिक्लेयर्ड अ सोशल प्रॉपर्टी, लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। और पीजेंट्स को क्या कहा, पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबल्स, पीजेंट्स को कहा कि जाओ सीज करो किसका लैंड, सीज लैंड ऑफ नोबल्स, नोबल्स का लैंड जाकर सीज करो, सारा कब्जे में ले लो अपने, क्योंकि तुम काम कर रहे हो, ये नोबल्स तो कुछ नहीं करते, खाते पीते सोते हैं, तो इनके पास प्रॉफिट क्यों जाना चाहिए सारा का सारा। तो लैंड जो था वो पीजेंट्स को दे दिया गया। तीसरी चीज़ इन्होंने ये करी, सिटीज़ में, सिटीज़ में इन्होंने पार्टीशन ऑफ हाउस कर दिया फैमिली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, पार्टीशन ऑफ हाउसेज अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट। अब ये कैसे, जैसे जिसकी बड़ी फैमिली होगी वो बड़ा घर लेगी, जिसकी छोटी फैमिली होगी वो छोटा घर लेगी। तो उन्होंने ऐसे करके सोल्जर्स को पूरी एक कंट्री में फैला दिया। तो सोल्जर्स क्या करते थे कि जो जैसे एक फैमिली में 4 लोग रहते हैं पर उनका घर बहुत बड़ा है तो उन्हें छोटे घर में भेज दिया, और जिस फैमिली में ज़्यादा लोग रहते हैं उन्हें बड़े घर में भेज दिया। तो नुकसान भी हो रहा है कुछ लोगों का और कुछ लोगों का फ़ायदा भी हो रहा है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने न्यू आर्मी की जो है यूनिफॉर्म लेकर आ गए, और ऐसे करते इन्होंने कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज करे। एक सोवियत हैट थी, न्यू यूनिफॉर्म ऑफ आर्मी आ गई, और इन्होंने ना पहले कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करे कि यार कॉम्पिटिशन्स रखते हैं और जिसकी यूनिफॉर्म सबसे बेस्ट होगी उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसे नई आर्मी भी आई, और एक सोवियत हैट हुआ करती थी जिसका नाम था बुडेनोव का, तो वो भी इन्होंने नई हैट जो थी वो बनवाई थी ताकि लगे कि हाँ बोल्शेविक्स आ गए हैं और एक नया चेंज आया है रशिया में, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर इन्होंने और चीज़ भी बहुत सारी करी है, जैसे कि इन्होंने कम्युनिस्ट बोल्शेविक पार्टी का नया नाम रख दिया था रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हुई वो ये थी कि सोल्जर्स वगैरह सबका मन कर रहा था कि यार हम लोग जो है अपने घर जाएं और देखें। तो अभी तक तो हमें लग रहा है कि भाई बोल्शेविक पार्टी बहुत अच्छी है पीजेंट्स और वर्कर्स के लिए, इन्होंने ये चीज़ें करी हैं। तो ये तो आप लिखोगे कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद ये सब चीज़ें हुई थी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एक नई स्टोरी। अब हम इस स्टोरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। नवंबर 1917 में बोल्शेविक्स ने कहा कि हम ना इलेक्शन करवा रहे हैं दोबारा से। तो जब इलेक्शंस हुए, ठीक है, तो यहाँ पर नवंबर 1917 में इलेक्शंस हुए, बोल्शेविक्स ने सोचा हम ही जीतेंगे, पर बोल्शेविक्स इलेक्शन हार गए, बोल्शेविक लॉस द इलेक्शंस। पर बोल्शेविक्स ने कुछ बात नहीं मानी, बोल्शेविक्स ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। फिर जनवरी 1918 में इलेक्शंस फिर से होते हैं। आती है थोड़ी सी स्टोरी को आगे लेकर, यहाँ तक हमने समझ लिया कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद बोल्शेविक्स आए और उन्होंने ये सब चीज़ें करी थी। अब बोल्शेविक्स जब आ चुके हैं, उन्होंने ये सब चीज़ें कर दी हैं, अक्टूबर रिवॉल्यूशन की कहानी पूरी हो चुकी है, ख़त्म। अब हम थोड़ी सी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं कि बोल्शेविक्स आ गए तो हैप्पी एंडिंग हो गई? नहीं, हैप्पी एंडिंग अभी नहीं हुई। सुनो क्या होता है। नवंबर 1917 में ना इलेक्शन करवाती है बोल्शेविक गवर्नमेंट। किस चीज़ के इलेक्शन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस, कि कौन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाने बैठेगा, तो वो वाले इलेक्शंस होते हैं। तो उसमें बोल्शेविक्स के लीडर्स को चूज़ ही नहीं करा लोगों ने, उसमें दूसरे लीडर्स ज़्यादा नंबर में थे, बोल्शेविक के लीडर्स कम थे, तो मेजॉरिटी इन्हें नहीं मिली, ठीक है। तो बोल्शेविक्स को लगा यार हमें क्यों नहीं मिली। ऑब्वियसली लोगों को लग रहा था ये किस तरीके का सिस्टम है, अगर ये लॉ बनाने बैठे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठे, तो पता नहीं क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बना देंगे, उसका लैंड उसको दे दो, उसका घर उसको दे दो। फिर जनवरी 1918 में ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जिसमें बोल्शेविक्स इतने सारे नहीं थे, इन्होंने कहा कि यार बोल्शेविक्स को हटाओ। इन्होंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया बोल्शेविक्स के मेजर्स को, रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स। जो भी बोल्शेविक कहते थे उन्होंने उनके मेजर्स को रिजेक्ट कर दिया कि भाई तुम फालतू के लॉज लेकर आ रहे हो जिनका कोई सेंस नहीं बनता। तो लेनिन गुस्से में आ गया। तो लेनिन ने क्या किया, लेनिन ने असेंबली को ही डिसमिस कर दिया। लेनिन ने कहा ये असेंबली हटाओ, कोई यहाँ पे असेंबली नहीं है। तो लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली। आपने एक चीज़ नोटिस करी, जब प्रोविजनल गवर्नमेंट आई तो वो काफ़ी अच्छी बन के आई थी। जब जैसे ही लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई पार्टी उठने लगी तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या किया, डिक्टेटरशिप का रूप ले लिया, जार जैसे बन गए। सेम यहाँ पर हुआ। बोल्शेविक्स वैसे तो अच्छे लग रहे थे, पर जैसे ही बोल्शेविक्स हारे, इन्होंने भी तो जार वाला ही काम किया, इन्होंने भी तो असेंबली को डिसमिस कर दिया। फिर बोल्शेविक्स बिल्कुल बन चुके थे प्रोविजनल गवर्नमेंट की तरह। इन्होंने क्या किया, बोल्शेविक्स ने एक सीक्रेट पुलिस लगा दी। उस सीक्रेट पुलिस का नाम था चेका फर्स्ट, चेका फर्स्ट या फिर OGPD ऐसे करके, OGPU एंड NKVD सॉरी। तो ये सीक्रेट पुलिस लगाई और कोई भी अगर क्रिटिसाइज करता था, बुराई करता था बोल्शेविक्स की, तो उसे जेल में डाल दिया जाता था।
ऐसे करते करते अक्टूबर रिवॉल्यूशन जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद बॉल्शेविक्स बिल्कुल कैसे बन चुके थे, डिक्टेटरशिप की तरह बन चुके थे। लेनिन बिल्कुल प्रोविजनल गवर्नमेंट की तरह बन चुका था और खुद क्या कह रहा था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या ले आएगी, डिक्टेटरशिप ले आएगी। एंड लेनिन इज डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग राइट नाउ। फिर उसी बीच मार्च 1918 में, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, मार्च 1918 में जर्मनी के साथ लेनिन ने पीस साइन कर दी। कौन सी जगह? ब्रेस्ट लिटोव्स्क नाम की जगह पर एक पीस साइन कर ली कि भाई हम लड़ाई नहीं लड़ रहे जर्मनी के साथ। पर जो रशिया के साथ दूसरी कंट्रीज थी अलाइड पावर्स में, यूएसए मतलब अमेरिका हो गया आपका, और फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, उन्होंने मना किया था अभी कि अभी लड़ाई बंद मत करो जर्मनी के साथ, अभी लड़ दो थोड़ा और, क्यों मतलब होंगे उनके कोई रीजंस है ना। बट लेनिन उनकी बात मान नहीं रहा था, तो लेनिन ने वॉर जो थी वो बिल्कुल मतलब जर्मनी के साथ पीस साइन कर ली। अब लेनिन के अगेंस्ट कौन कौन है? लेनिन के अगेंस्ट है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑब्वियसली जर्मनी के साथ जापान था, तो फ्रांस और जापान। तो ये बिल्कुल ये वो लोग थे जो बॉल्शेविक्स के अगेंस्ट थे। फिर बॉल्शेविक्स के अगेंस्ट और कौन लोग थे? जार, प्रो जारिस्ट, जो जार को सपोर्ट करते थे, वो तो ऑब्वियसली बॉल्शेविक्स के अगेंस्ट थे। जार को हटाने के बाद जो भी गवर्नमेंट आई सब लोग बॉल्शेविक्स के अगेंस्ट। जार को हटाने के बाद जो प्रो जारिस्ट थे, जो जार को सपोर्ट करते थे, इनको हम वाइट्स भी बोलते हैं। तो वाइट्स वाला जो ग्रुप था ये बिल्कुल ना अगेंस्ट थे बॉल्शेविक्स के। फिर एक और ग्रुप था कौन? प्रोविजनल गवर्नमेंट वाले लोग जिसमें थे, ठीक है। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट वाले लोग जो एक और ग्रुप था वो था सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी, जो सोशलिज्म लेकर आना चाहते थे, पर बॉल्शेविक्स वाला तरीका उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। बॉल्शेविक्स बिल्कुल गलत चल रहे थे, डिक्टेटरशिप ला रहे थे। तो ये रिवॉल्यूशनरीज, इनको बोला जाता था ग्रीन्स। ऑब्वियसली अच्छे लोग हैं, ग्रीन से याद रखो, प्रोजारिस्ट वाइट से। बॉल्शेविक्स को बोला जाता था, बॉल्शेविक की आर्मी जो थी वो रेड कलर थी, उन्हें बोला जाता था द रेड्स, ठीक है। तो जब ये सब हो गया, जब बॉल्शेविक्स का बिल्कुल इन्फ्लुएंस बढ़ गया, तो रशिया में हो गई सिविल वॉर। सिविल वॉर वो लड़ाई होती है जो कि एक कंट्री के अलग अलग ग्रुप्स करते हैं। तो एक तरफ थे बॉल्शेविक्स, दूसरी तरफ थे सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज और प्रोजारिस्ट, ठीक है। वाइट्स और ग्रीन्स रेड्स से लड़ रहे थे, लेकिन इन दोनों को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इन चारों कंट्रीज का सपोर्ट मिला, क्योंकि ये चारों अगेंस्ट थे बॉल्शेविक्स के, क्योंकि बॉल्शेविक्स ने इनकी बात नहीं मानी थी और जर्मनी के साथ पीस साइन कर ली थी, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इन चारों कंट्रीज़ ने सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज यानी ग्रीन्स और वाइट्स का सपोर्ट किया था बॉल्शेविक्स से लड़ने में, ठीक है। इन्होंने लड़ाई लड़ी, ऑब्वियसली जनवरी 1920 तक लड़ाई हुई, बट स्टिल कौन जीता? बॉल्शेविक्स अभी भी लड़ाई जीत चुके हैं। बॉल्शेविक्स ने बना लिया यूएसएसआर। यूएसएसआर का मतलब था सोवियत यूनियन। अब ये सोवियत यूनियन कैसे बना? सोवियत यूनियन बना था मतलब बेसिकली हुआ क्या, ये रशिया था ना, तो रशिया का बहुत सारा एरिया बॉल्शेविक्स ने अपने कंट्रोल में किया, ठीक है। और करते करते जब बॉल्शेविक्स लड़ाई जीत गए, बॉल्शेविक्स वर द विनर्स। यहाँ पर ये हुआ कि एट दी एंड जाकर बॉल्शेविक्स हमारी लड़ाई जीत चुके हैं। उन्हें मुस्लिम रिफॉर्मर्स का भी सपोर्ट मिला था और भी बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला और बॉल्शेविक्स लड़ाई जीत चुके थे। दिसंबर 1922 में बॉल्शेविक्स ने एक नई स्टेट बनाई जिसका नाम था यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन। और ये जो नई स्टेट बनी थी, जो बॉल्शेविक्स ने बनाई थी, दूसरे नॉन रशियन नेशनलिस्ट और भी बहुत सारे लोग थे उनके साथ मिलकर, यहाँ पर इन्होंने क्या लेकर आ गए? पॉलिटिकल ऑटोनॉमी लेकर आ गए और अपनी नई नई पॉलिसीज़ लेकर आ गए। तो अभी भी हमारे बॉल्शेविक्स ही जीते हैं, ठीक है। अब सिविल वॉर के टाइम पर बॉल्शेविक्स ने इंडस्ट्रीज, बैंक, सब कुछ अपने कंट्रोल में ही किया हुआ था और बॉल्शेविक्स जो थे वही जीत रहे थे। अब बॉल्शेविक्स ने सोचा दिसंबर 1922 के बाद अभी भी बॉल्शेविक्स है और इन्होंने एक नई स्टेट बनाई है यूएसएसआर, ठीक है। यूएसएसआर जो था वो पूरे ग्लोब में फेमस था, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी थी यूएसएसआर। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, तो इन्होंने वर्ल्ड को दिखाया था कि सोशलिज्म होता क्या है। मतलब ये इतना ज़्यादा सोशलिज्म, मतलब बॉल्शेविक गवर्नमेंट जो थी इतना ज़्यादा सोशलिज्म ले आई। इनकी पुरानी पॉलिसीज़ भी तो सोशलिज्म पर ही बेस्ड थी, जो जितनी मेहनत करेगा उस हिसाब से उन्हें पैसा मिलेगा, पीजेंट्स को लैंड दे दिया था। तो इतना पूरा वर्ल्ड को इन्होंने एक सोशलिज्म का मॉडल शो किया था। फिर सोशलिस्ट सोसाइटी इन्होंने और कैसे बनाई? ये एक 5 ईयर प्लान वाला सिस्टम लेकर आए कि हर 5 साल का एक प्लान बनाएंगे और हर 5 साल में हम उसे अचीव करने की कोशिश करेंगे।
शुरुआत के 2 प्लान्स में इन्होंने इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बढ़ गई, ठीक है, और जिससे इकोनॉमी की भी ग्रोथ हुई। तो मतलब ऑयल स्टील इंडस्ट्रीज़ में तो 100% ग्रोथ देखने को मिली, फैक्ट्रीज बिल्कुल बढ़ चुकी थी, पर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इंडस्ट्रीज तो बढ़ गई थी बट जो वर्कर्स काम कर रहे थे फिर उनकी वर्किंग कंडीशंस खराब, उनको ठीक है वेजेस तो मिल रहे थे पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा घंटों तक काम करवाया जाता था, वर्किंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कोई हेल्थ केयर सिस्टम नहीं था, कोई एजुकेशन नहीं थी, सब कुछ ख़राब था। बस लेनिन का फोकस था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाए वो। तो यही हुआ कि उसने जो अपनी सोवियत यूनियन जो यूएसएसआर नाम की कंट्री बनाई थी उस पूरे में उसने सोशलिज्म फैला दिया और पैसा जो था सारा का सारा प्रॉफिट मेन कंट्री के पास आ रहा था, ठीक है, तो किसी एक पर्सन के पास नहीं जा रहा था। जैसे यहाँ पर अंबानी, उसके पास पैसा ज़्यादा है तो सारा प्रॉफिट मेन वही कमाते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट कंट्री के हाथ में आ रहा था। तो इन्होंने वर्ल्ड को सोशलिज्म का मॉडल दिखाया। फिर इसके बाद धीरे धीरे करके जब हमारा लेनिन की डेथ हुई तो लेनिन की डेथ के बाद स्टेलिन आया। स्टेलिन उसी का ही एक रिलेटिव था। अब जब स्टेलिन आता है तो स्टेलिन भी इन सब चीज़ों को दिखाता है कि हाँ हम क्या करेंगे, हम भी सोशलिज्म को ही लेकर आएंगे, क्योंकि वो एग्जैक्ट उसी की ही पॉलिसीज़ को फोर्स करना चाहता था। तो कुलक्स, अब इसने पीजेंट्स में सोशलिज्म को लेकर आया। कुलक्स होते थे रिच पीजेंट्स या लैंडलॉर्ड्स। तो ये कहता था कि कुलक्स जो हैं इनसे जो छोटे छोटे पीजेंट्स हैं ये क्या करेंगे, लैंड को छीन लेंगे, और अगर कुलक्स ने मना किया तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो कुलक्स को हटाओ। फिर उसके बाद कोलखोज, कोलखोज का मतलब था कलेक्टिव फार्म्स, यानी सब लोग अपने फार्म्स को एक साथ इकट्ठा करेंगे और जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से बांट लिया करेंगे। पर उस टाइम पर ना पीजेंट्स को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। पीजेंट्स नहीं चाहते थे कि हम एक साथ काम करें, क्योंकि अपने चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयरिंग करें या ये करें। तो पीजेंट्स का काम करने में मन नहीं लगता था। आधे लोगों ने एग्रीकल्चर छोड़ दिया और ऐसे करते करते कैटल में की डेथ हो गई, प्रोडक्शन बिल्कुल गिर गया, इतने सारे एनिमल्स मर गए और प्रोडक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था। तो ऐसे करते करते ये वाला सिस्टम जो था, जो स्टेलिन लेकर आया था, वो फेल हो गया, ठीक है। ये सिर्फ स्टेलिन अपने प्रॉफिट पर फोकस कर रही थी पूरी सरकार, और लोगों पर अभी भी कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिला। तो यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. Do share this with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much.